चक्रवात बिपरजॉय कमजोर पड़कर सौराष्ट्र और कच्छ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा। अगले कुछ घंटे में डीप डिप्रेशन से कमजोर पड़कर डिप्रेशन बनने के आसार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। केंद्र और गुजरात सरकार की सक्रियता से बेहद कम रहा चक्रवात बिपरजॉय का असर। कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियों की टीमें तैनात। राजस्थान में प्रभाव की आशंका वाले जिलों में नागरिकों से 2 दिन तक अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलने के दिए गए निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में डुंगडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा की। राष्ट्रपति अकादमी से प्रशिक्षित नौसेना और तटरक्षक बल के अधिकारियों तथा मित्र देशों के कैडेटों को बैज प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे रेडियो के लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात की 102वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा इस कार्यक्रम का प्रसारण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति व्याख्यान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का संबोधन। कहा, नेताजी ने आजादी मांगने के बजाय अपना अधिकार मानकर उसे हासिल करने के लिए किया संघर्ष। अगर नेताजी होते तो नहीं हो सकता था देश का बंटवारा। और खेल की खबरों में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचे एचएस प्रणॉय। जापान के कोडाई नाराओआ को दी मात। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची सेमीफाइनल में। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आइए समाचारों की शुरुआत करते हैं चक्रवात बिपरजॉय से। तो गुजरात में तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय काफी कमजोर पड़ गया है और उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि चक्रवात के कारण मानसून पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिडनाइट में वीक होकर एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो गया था। आज सुबह ये साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर और इसके आसपास जो इलाका है नॉर्थ गुजरात और साउथ ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर केंद्रीभूत है। बाड़मेर से 80 किलोमीटर दक्षिण पे और जोधपुर से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पे केंद्रीभूत है। चक्रवात बिपरजॉय के बाद द्वारका स्थित विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं और मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया है। तो केंद्र और गुजरात सरकार के तालमेल और प्रयासों से राज्य में बिपरजॉय चक्रवात के दौरान जानमाल का नुकसान रोकने में बड़ी सफलता मिली है। चक्रवात के तट से टकराने के बाद एक भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं मिली है। तूफान का असर अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। गुजरात सरकार ने कहा है कि तूफान से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी कच्छ, बनासकांठा, पाटन जिले अलर्ट पर हैं। सेंट्रल गुजरात के क्षेत्रों में अति भारी बारिश की संभावना है और हवा की गति भी तेज रहेगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना समेत स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी के साथ प्रभावित जिलों में स्थिति को सामान्य करने में जुटा हुआ है। और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि हम एक बड़ी आपदा से लड़ने में सक्षम हुए हैं। केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियों ने मिलकर चक्रवात से होने वाली किसी भी क्षति से बचाव के लिए अथक प्रयास किए। साइक्लोन आने के बाद भुज में हमारा जो पहला गोल था कि कहीं पर भी एक भी मानव मृत्यु नहीं हो और पशुओं को भी कम से कम डैमेज हो। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के यहाँ पर
करीबन 54,000 लोगों को शेल्टर होम में लिया गया था और वहाँ पर भी उनको सब फैसिलिटीज़ दी, बिजली की भी व्यवस्था की, आरोग्य की व्यवस्था की, पीने के पानी की भी व्यवस्था की और साथ में उनके खाने के लिए भी कहीं पर भी ये सब सामाजिक संस्थाओं और जो एनजीओज है और हमारे कार्यकर्ता है सब जगह पे पहुंच गए थे, उनकी भी अच्छे से व्यवस्था की। उस वजह से सब लोग, उनको भी विश्वास था कि ये सरकार, गुजरात सरकार जो व्यवस्था की है तो हम यहाँ 1 दिन या 2 दिन वहाँ रहेंगे तो कोई प्रकार की मुश्किल ही नहीं होगी। और राजस्थान में बिपरजॉय तूफान की आशंका को देखते हुए एक अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में मौसम विभाग ने बताया है कि बिपरजॉय कमजोर हो गया है। तूफान के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में आज तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। कई जिलों में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, तो वहीं कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टरों ने नागरिकों को 2 दिन तक अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया है। जोधपुर के जिला कलेक्टर ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं, कोचिंग संस्थाओं, जिम, पर्यटन स्थल और समर कैंप को आज भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही जिलों में कल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बाड़मेर और सिरोही में तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ और पोल गिर गए। और गुजरात के जूनागढ़ में कल रात अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ भीड़ ने विरोध के बाद पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शहर के मजेवाड़ी गेट के पास एक मस्जिद को जूनागढ़ नगर निगम द्वारा 5 दिनों के भीतर दस्तावेज पेश करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन शुक्रवार को मौके पर करीब 500-600 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिससे सड़क पर परिवहन बाधित हो गया था। पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया और पुलिस पर हमला कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इस घटना में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 174 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रथम दृष्टया पथराव से एक नागरिक की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। आगे की जांच जारी है। जो केबनशाह मस्जिद है उनको नोटिस दिया गया था कि 5 दिन के अंदर जो भी कागज़ है उनको जूनागढ़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आके दिखाने एंड उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 45 मिनट्स 1 आवर डिलिब्रेशन चला उनके बीच में और उनको जो रोड ब्लॉक करने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे वो हटाने की पुलिस से प्रयास कर रहे थे पीसफुली उनको हटाने के लिए। अराउंड 10-15 के आसपास बीच में से 2-4 पत्थर आए पुलिस के ऊपर एंड लोग नाराबाजी करते हुए पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। तो उस टाइम से पुलिस ने लाठीबाजी किया और इसको तितर-बितर क्राउड को करने की कोशिश किया। इस दरमियान डीवाईएसपी जूनागढ़ को ईजा हुई है और पीएसआई किंजल मारू को ईजा हुई है और 2 अदर पीएसआईज को एंड एक पुलिस स्टाफ को इंजरीज हुई है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हैदराबाद के डुंडीगल की वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड का निरीक्षण किया। साथ ही साथ Squadron Commander of Number 2 Squadron, which is being reviewed now, is Flight Cadet Ayush Parashar. Is Flight Cadet Nishtha Vats. साथ ही साथ राष्ट्रपति ने अकादमी से प्रशिक्षित नौसेना और तटरक्षक बल के अधिकारियों और कैडेटों को बैज प्रदान किया। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि तेज गति से नई तकनीकें अपनाकर ही रक्षा क्षेत्र में तैयारियों को पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना के हर अधिकारी को रक्षा क्षेत्र में समन्वित दृष्टिकोण से तैयारी करने की जरूरत है। The ability to absorb technology at a rapid pace will be essential for defense preparedness and land, sea and air. Each and every officer of the armed forces has to keep in mind an integrated perspective of defense preparedness. I am happy to note that our Air Force is taking steps to be ever ready, especially future ready, keeping in view the overall
security scenario, including the challenges of fighting a high technology war in a network-centric future battle space. राष्ट्रपति ने इस मौके पर वायुसेना के एयर शो का भी जायजा लिया और इस अवसर पर वायुसेना ने अपने विभिन्न विमानों से बेहतरीन कलाबाजियां दिखाई। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। अब देखते रहिए DT न्यूज। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार। स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार। करे योग रहे निरोग। बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए। दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए। योग और ध्यान है समाधान। करे योग। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 11 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया जाएगा, तो वहीं तेलंगाना की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समारोह में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विश्वेश्वर तुडू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। और भारत और वियतनाम के बीच रक्षा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में 19 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री 18 से 19 जून के बीच भारत के दौरे पर रहेंगे। हैदराबाद में जारी G20 देशों के कृषि कार्य समूह की बैठक मंत्री स्तरीय बैठक का आज अंतिम दिन है और इस बैठक में सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हैदराबाद में चल रही G20 देशों के कृषि कार्य समूह की बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे से इस विषय पर विस्तार से बात की है हमारे संवाददाता OP यादव ने। G20 देशों के कृषि समूह की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के साथ साथ खाद्यान्न की सुरक्षा से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच श्री अन्न के बढ़ावा देने पर महत्व दिया। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे। मैडम, प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 देशों के सदस्यों को संबोधित किया। काफी ओजस्वी भाषण रहा और सभी ने उनकी सराहना भी की। किस तरह देखते पीएम मोदी द्वारा इस एड्रेस के बाद सदस्य देशों में उत्साह है? भारत कहने से यूएनओ ने श्री अन्न को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऐसे मनाने का घोषित किया। भारत 20% तक अभी पूरे विश्व को श्री अन्न का एक्सपोर्ट करने का एक देश है, बड़ा देश है। पहली बार भारत अभी एक एक्सपोर्ट करने वाले का, निर्यात करने वाले का देश ऐसे उभर के आए हैं। इसका नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में
अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कृषि विभाग भी आगे बढ़ रहे हैं। G20 का ये तो मीटिंग इधर चल रहा है, सब देश तो कहते हैं भारत इसका नेतृत्व किया है। हम सब इसको कैसे वैल्यू चेन में जोड़ेंगे, कैसे हम फूड प्रोसेसिंग में लाएंगे, ऐसा बात अभी सभी G20 देशों वाले कर रहे हैं। मैडम देखा आज जो बैठक हुई उसमें महिलाओं के नेतृत्व और कृषि क्षेत्र में उनकी उद्यमशीलता के जरिए सतत कृषि विकास के लक्ष्यों को लेकर भी चर्चा सत्र आयोजित हुए। हमारे देश में 80% महिला खेती करते हैं एंड विश्व में भी इसका नंबर बहुत ज्यादा है। 37% महिला विश्व में खेती करते हैं। खेती का काम महिला ही करते हैं। महिला को आगे बढ़ाना एंड महिला को हम ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी से जुड़ना। अभी तो पहले हम बफेलो से खेती करते थे और तो बुल्लक से करते थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी तो कस्टमायरिंग सेंटर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। महिला को इसी में जुड़ने का काम भी हमारा डिपार्टमेंट किया है। इस G20 की महत्वपूर्ण बैठक के जरिए भारत कृषि के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बन के उभर रहा है और सदस्य देशों में एक प्रेरणा का स्रोत प्रधानमंत्री के उद्बोधन से भी हो रहा है। किस तरह देखते हैं? अभी केवल उगाने का बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी एग्री बिजनेस मार्केटिंग का बात कर रहे हैं। तो ये थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करांदला जी, जिनका मानना है कि G20 की कृषि समूह से जुड़ी मंत्री स्तरीय बैठक के आयोजन से एक और जहां सदस्य देशों के बीच जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में एक और जहां साझा रणनीति बनेगी, वहीं दूसरी ओर कृषि के जरिए भारत वैश्विक लीडर बनने की ओर अग्रसर भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, हैदराबाद। और त्रिपुरा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने विशाल जनसभा को संबोधित करने से पहले सुबह सुबह द्रोणाचार्य अवार्डी कोच विश्वेश्वर नंदी और रविंद्र संगीत कलाकार तिथि देव वर्मन से मुलाकात की। सबसे पहले JP नड्डा कृष्णनगर में प्रसिद्ध रविंद्र संगीत कलाकार तिथि देव वर्मन के घर पहुंचे और उनके पिता मानस देव वर्मन से बात की। बाद में नड्डा द्रोणाचार्य अवार्डी कोच विश्वेश्वर नंदी के घर भी गए। विश्वेश्वर नंदी त्रिपुरा और भारत की मशहूर जिम्नास्ट पद्मश्री दीपा कर्माकर के कोच हैं। JP नड्डा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा अगरतला पहुंचे थे और त्रिपुरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन 9 सालों में PM मोदी के नेतृत्व ने भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल डाली है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो 9 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हम सब लोगों ने देखा है, उसमें हमने पाया है कि इन 9 सालों में भारत की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी के नेतृत्व ने बदल डाला है। इसको मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। पापा क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमिलनाडु के मदुरै जिले की साइबर अपराध पुलिस ने शुक्रवार रात को चेन्नई में भाजपा प्रवक्ता एसजी सूर्या को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी मदुरै के सांसद वेंकटेशन पर उनके हालिया ट्वीट के सिलसिले में हुई है। भाजपा ने उनकी इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए चेन्नई पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सूर्या के खिलाफ की गई इस कार्रवाई की घोर निंदा की है और डीएमके पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि बोलने की आज़ादी को कम करने के लिए स्टालिन सरकार राज्य की मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारियां हमें नहीं रोकेंगी और हम सरकार को असहज करने वाली सच्चाई के वाहक बने रहेंगे। और भाजपा ने तमिलनाडु के अपने राज्य सचिव एसजी सूर्या की गिरफ्तारी की निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि ये गिरफ्तारी स्टालिन सरकार की तानाशाही का प्रमाण है। The arrest of SG Surya is completely an act of dictatorship, autocratic mindset, and a very lame attempt by the Stalin government, which is not able to answer questions on corruption, which is not able to give a satisfactory response as to why Senthil Balaji is not being sacked as a minister. So in order to deflect the attention and in order to stifle the voice of the opposition, this kind of arbitrary and malicious arrest has been made. It shows the kind of autocratic mindset Mr. Stalin has, and it also exposes those who are the champion boys and champion girls of free speech. When a person has been arrested only for making a comment, which is a reasonable comment to make and to expose the powers in the state, he gets arrested, and the poster boys of freedom of speech and expression have not a word to offer. This shows the desperation of the Stalin government. और एआईएडीएमके ने भी भाजपा नेता एसजी सूर्या की गिरफ्तारी की निंदा की है। एआईएडीएमके नेता कोवई सत्यन ने कहा है कि स्टालिन सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। They are using the police force to silence the voices of opposition, the voices of common man. It clearly shows that the DMK is using the police force to avenge vendetta and to silence the voices of many. So you have to understand that's a confession statement from MK Stalin that he knows vendetta politics, but he doesn't know governance. That's what we are saying from the beginning, that he is the most unfit CM for the role. And his priority is advertisements and acting, not on governance. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नमन किया है। नई दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए डोभाल ने कहा कि नेताजी ने आज़ादी मांगने के बजाय उसे अपना अधिकार मानकर हासिल करने के लिए संघर्ष किया। डोभाल ने कहा कि अगर नेताजी होते तो देश का बंटवारा नहीं हो सकता था। I will not beg for freedom. It is my right. I have to get it. And if I beg for it, it will be conditional, it will have something. India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader. That is Subhash Bose. He gave that spirit of this thing, courage, and see the poems that were written at that time for the Azad Hind Fauj. When he says, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कौम की है जिंदगी, कौम पे लुटाए जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क से होगी। पीएम 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर
पीएम मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां पीएम 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी भी इस समारोह में भाग लेंगे। साबा कोरोसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र में होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्साहित हूँ। साबा कोरोसी के ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आपकी सहभागिता कार्यक्रम को और भी विशिष्ट बनाती है। योग विश्व को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एकजुट करता है। ये विश्व स्तर पर लोकप्रिय होता जा रहा है। न्यूयॉर्क के बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन DC की यात्रा करेंगे। 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी अहम मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर सहित कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे। 23 जून को पीएम मोदी के लिए संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लंच रखा है। इस दौरान प्रधानमंत्री का प्रमुख CEO, पेशेवरों और अन्य लोगों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों में कई समझौते होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर रखने में भारत की भूमिका अहम है। मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी सबसे अहम है। हम भारत के साथ कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को मुक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर रखने में भारत की अहम भूमिका है। मिलर ने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पीएम मोदी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अमेरिका दौरे पर फोकस कर रहे हैं। वो कई मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी का सबसे अहम कार्यक्रम अमेरिकी कांग्रेस में उनके संबोधन को माना जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के सांसद काफी उत्साहित हैं। The relationship between the United States and India is strategic and global. It's a partnership guided by strong political will on both sides. It's built on the shared values of democracy, freedom, and respect for the rule of law. This partnership is crucial for fostering peace, prosperity, and stability around the globe, especially in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi, welcome to the United States of America. Ohio has a strong Indian American community. Indian Americans serve our nation honorably in the military. They're part of the fabric of our state. In my home in Cleveland, we're the only city in the world with a statue of Gandhi on a street named for Martin Luther King Jr. How cool is that? The United States and India have an important strategic partnership and a special bond, shaped by our mutual commitment to global peace and prosperity. As Prime Minister Modi said in his 2016 visit to DC, our relationship is primed for a momentous future. It is critical that we strengthen the Indo-American partnership as we work together to advance our mutual interests and our shared commitment to democracy. अमेरिका दौरे के बाद पीएम मोदी 24-25 जून 2023 तक मिस्र की राजकीय यात्रा करने के लिए काहिरा का दौरा करेंगे। ये यात्रा मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी के न्योते पर हो रही है। ये प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति सीसी से वार्ता के साथ साथ मिस्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं, मिस्र की प्रमुख हस्तियों और भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। भारत की ताकत दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है और इसकी बानगी एक बार फिर दिखेगी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका और मिस्र के इस दौरे में। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।